लेकिन डॉक्टर रवि गोडसे, यूएसए भी तो कंफ्यूज रहा कई बार, मास्क पहन लो, मास्क उतार दो, वैक्सीन लग गई है, अब कुछ नहीं होगा, नहीं अब तीसरी डोज लगानी पड़ेगी। ये सब देशों में चल रहा है, प्रोसेस है। तो तीसरी लहर तो हमारे यहाँ नहीं आएगी, भारत में भी नहीं आएगी। कावड़ यात्रा ने, ये कोविड ने मेरी नानी याद करा दी। मैं जब दूसरी कक्षा में था तो मेरी नानी कावड़ यात्रा पे गई थी और वहां से हरिद्वार से गंगाजल लेके आई थी हमारे देहात में शिव मंदिर में चढ़ाने को। मैं बंबई में उनके साथ था, छोटे देहात में जा रहे थे, तो मैं कहाँ ये पानी उठाएंगे, इतना कूली 2 रुपया मांग रहा था, इसलिए मैं पूरा गंगाजल वो छोटे से देहात के पौधों को डाल दिया। लेकिन नानी गुस्सा नहीं हुई, उसने कहा क्या भगवान की लीला है, मेरे हाथों से इन छोटो देहात के पेड़ों के लिए गंगाजल मंगवाया। तो ये जो भी आप कोई कौम या कोई संप्रदाय से जो आप इत्तेफाक रखते हो, जो मालिक है उसको सब खबर है। जनरली मैं लोगों के साथ बात करता हूँ। आज मैं सरकार या कोर्ट का समर्थन करूंगा, अभी ये समय नहीं है, ये साल, क्योंकि हमारे जो वैक्सीन है वो सीरियस डिसीज के अगेंस्ट बहुत अच्छे चलते हैं, लेकिन मामूली डिसीज हो सकता है, 35% चांस है डेल्टा की वजह से। तो अभी भी वैक्सीनेटेड लोगों में भी कोविड हो सकता है, इसलिए मैं सरकार का समर्थन करता हूँ कि अभी भगवान की बहुत बड़ी बात कही आपने। अभी नजरिए का फर्क है, देखो तो हर जगह ईश्वर है और उन पेड़ों को भी जल दे दिया गया, लेकिन ये हर किसी को बता पाना संभव है क्या? जहां पॉपुलर सेंटिमेंट पर वोट्स मिलते हों, डेमोक्रेसी चलती हो, वहां पर यह समझा पाना आसान है क्या? स्वामी दीपांकर, आप तो धर्मज्ञ हैं, मैं समझना चाहता हूं कि क्या कहते हैं शास्त्र, संकट के समय में जब कोई बड़ा संकट आसन्न हो और आस्था भी सामने हो, क्या करना चाहिए? मैं दिनेश शुरू करूंगा। एक वेद का ही श्लोक है कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर ही माध्यम है साधना का, तो इसको निसंदेह बचाकर रखना है। और दूसरी लहर के कहर से भारत अवगत है। भारत ने बहुत कैजुअलिटीज और बहुत सारे हादसे देख लिए मगर मैं उसके साथ ये भी कहूंगा कि जब आध्यात्म और साइंस की आप बात करते हैं तो मेरा इस बात को लेकर हमेशा विरोध रहा है कि आप धर्म को और आध्यात्म को साइंस से अलग मत देखा कीजिए, क्योंकि सनातन पूर्णतः साइंटिफिक ही है दिनेश बाबू। और जहां तक बात आध्यात्म की है, निसंदेह विज्ञान और आध्यात्म में मात्र इतना सा अंतर है कि धर्म मानकर चलता है और आध्यात्म और विज्ञान चलकर मानता है। तो मैं निसंदेह वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए समूचे हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का सनातनी हर एक उससे अवगत है खतरे से और हर चीज को बहुत बारीकी से देख रहा है। मगर जिस प्रकार से सरकार ने इस पर विचार किया है, एक बात आप समझ लीजिए दिनेश बाबू, मैं बड़े परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं और समूचे सनातन से कह रहा हूं कि सनातन कोई जड़ नहीं है, चेतन है। आज की परिस्थितियों को देखते हुए विचार किया जा रहा है, कल की परिस्थितियों को देखकर हो सकता है जैसा सुप्रीम कोर्ट कहेगा वैसा पालन किया जाए। नहीं तो दीपांकर जी, यहाँ पर लोग नहीं है कि जो आपने कह दिया हम लोग वही करेंगे। नहीं, वो ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन फिलहाल आप किस बात को समझ रहे हैं? कोर्ट ने जब ये बात कही है और आप जड़ और चेतन का हवाला दे रहे हैं, तो इसको इजाजत देना जड़ता का परिचायक है या चेतनता का? चेतनता का, इसे जड़ता कैसे कह सकते हैं? ये उस परिप्रेक्ष्य में किस संदर्भ में कहा गया कि वो कह रहे हैं कि इसको इजाजत दी जाएगी और आगे की परिस्थितियों को देखते हुए हो सकता है पिछले साल भी बैन लगाया गया, उससे पिछले साल अमरनाथ भी बैन किया गया यात्रा और इस साल भी कर दिया गया, क्या पता इस पर भी, और उससे बड़ी बात आप समझते हैं। नहीं तो फिर उत्तराखंड ने जो पहले फैसला लिया और बैन करने का फैसला लिया, उसको आप किस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जड़ता के या चेतनता की? निसंदेह चेतनता है वो भी। बेसिक मैं एक बहुत महीन सवाल आपसे कर रहा हूं, हालांकि एंकर से करना नहीं चाहिए, मगर कर इसलिए रहा हूं क्योंकि कभी कभी जवाब जो लगते हैं वो कुतर्क प्रतीत होते हैं। आप जड़ और चेतनता की बात को लेते किस संदर्भ में है, ये महत्वपूर्ण है। रसलीन के 2 शब्द थे कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। देखने का नजरिया बदले, साथ चीजें बदल जाएंगी। देखने का नजरिया बदलिए। देखने के नजरिए की बात रवि गोडसे भी कह रहे हैं और देखने के नजरिए की बात धर्मज्ञ दीपांकर जी भी कह रहे हैं। इसका मतलब ये रास्ते भी जाकर एक जगह मिल गए, चलकर मानता है और मानकर चलता है। क्या विवेचना की आपने दीपांकर जी, बहुत ही आनंददायक। लेकिन डॉक्टर दीपांकर, मैं आपके पास आ रहा हूं। दीपांकर जी, आपके ही नाम के डॉक्टर दीपांकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूके से। 2 डोज देने वालों की संख्या 50% से ज्यादा होने के बावजूद ब्रेक थ्रू इन्फेक्शंस, तीसरी लहर का डर और यहां कोविड यात्रा, इसको जरा पर्सपेक्टिव में समझाइए डॉक्टर साहब। नमस्कार।
नमस्कार। ये यूके में अभी हमारे लगभग 80% के ऊपर लोगों को सिंगल डोज मिल चुका है, नियरली 70% लोगों को 2 डोज मिल चुका है। इसके बावजूद यूके में कल के तारीख में 36,000 न्यू केसेस की उपलब्धि हुई है कोविड की। इतने केसेस तो इंडिया में भी मेरे ख्याल से गिन रहे हैं। पर इसके साथ हमारे कंट्री में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये डिसीजन लिया है कि अगले सोमवार को सारे रेगुलेशंस खोल दिए जाएंगे। पर इनका जो मानना है वो इस बेसिस पे है कि इतने इन्फेक्शन होने के बावजूद हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम हो रही है, डेथ रेट बहुत कम है। कल के तारीख में 50 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके पिछले दिन 5 लोगों की हुई थी। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम है। 98% लोग जिनको पास डबल वैक्सीनेशन है उनको सीरियस इलनेस नहीं हो रही है। पर ये यूके का है, इसी बेसिस पे ये लोग ये मतलब इकोनॉमी को ओपन कर रहे हैं, ये रेगुलेशन को खोल रहे हैं। अभी आपने देखा होगा यूरो फुटबॉल में इतने सारे 60,000 लोग आए थे, विंबलडन में इतने सारे लोग आए थे। कोविड की रेट्स बढ़ रहे हैं, हमारा थर्ड वेव चालू है, पर लोगों को ये मानना है कि डेथ रेट में ट्रांसफर नहीं होंगे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होंगे। हॉस्पिटलाइजेशन में बढ़ रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स हॉस्पिटल में आए हैं उनके पास वैक्सीन नहीं है। मैक्सिमम लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं लिया हुआ है। लेकिन सर ऐसा भी मामला प्रकाश में आया है जहां पर डॉक्टर्स ने कहा है कि तीसरी डोज दो डोसेज के बावजूद हमको इन्फेक्शन हो रहा है, हम आगे लोगों को ट्रीट नहीं कर पाएंगे। इस पर मैं आपका नजरिया लूंगा। सर मैं आ रहा हूं आपके पास। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।